भाग 13। अंततः यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2010 की मुख्य परीक्षा का समय आ गया था। प्रेसिडेंसी गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर जहां विष्णु को अपनी मुख्य परीक्षा लिखनी थी, भारी भीड़ जमा हो रही थी। विनोद, अशोक, नीना, दीप्ति और मदन को भी वहीं आना था। पूरे शहर में केवल 3 या 4 नामित केंद्र थे। विष्णु ने दोस्तों के साथ अभिवादन का आदान प्रदान किया, एक पेड़ के नीचे अपनी बाइक खड़ी की और अपने हॉल टिकट, पेन और अन्य सामग्री की जांच करने लगा। वह देख सकता था कि विनोद और नीना एक ही पाठ्य पुस्तक से पढ़ रहे थे। दीप्ति घबराई हुई अपने टैबलेट से पढ़ रही थी और मदन अभी अभी परिभाषाओं को रेखांकित और कंठस्थ कर रहा था। तो आज ही है वह दिन। अशोक ने पीछे से विष्णु की पीठ थपथपाई। निश्चित रूप से है, विष्णु बोला। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, साथ ही बोरियत भी। कोई दिलचस्प बात बताओ, हम दोनों के पास 10 मिनट बचे हैं। अशोक ने कहा। अब मैं क्या कहूंगा, मैंने तो अपने डैड की कहानी भी तुम्हें रात को तुरंत ही बता दी थी। अच्छा रुको, याद है मैंने तुम्हें कहा था कि प्रीलिम्स लेना टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग करने जैसा था? हाँ, याद है, अशोक ने उसे विश्वास दिलाया। उसी तरह मेन एग्जाम्स वनडे क्रिकेट मैच की तरह है। एक दिवसीय क्रिकेट में टीमों को बैटिंग करने के लिए केवल 50 ओवर मिलते हैं। उन्हें उन ओवरों के दौरान अधिक से अधिक रन बनाने की आवश्यकता होती है। उसी तरह हमें 3 घंटों में 300 अंकों के लिए लिखना होगा। जब आप प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित शब्दों की संख्या की गणना करते हैं तो 180 मिनट में लगभग 4250 शब्द लिखने होंगे। इसका मतलब है कि प्रति मिनट 23.61 शब्द लिखे जाने हैं। यह हमारा रन रेट है। विष्णु बोला। वाह, यह तो बहुत बढ़िया अंतर्दृष्टि है और बहुत ताजी भी, क्रिकेट सादृश्य के साथ भाई, अशोक ने कहा। क्रिकेट में जीवन की सबसे जटिल समस्याओं का समाधान है भाई, विष्णु ने उत्तर दिया। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दिवसीय क्रिकेट में कुछ टीमें अपने ओवरों का पूरा कोटा भी नहीं खेल पाती है। वे अपने विकेट खो देती है और अपने निर्धारित ओवरों को पूरा किए बिना ही ऑल आउट हो जाती है। इसी तरह मुख्य परीक्षा में लोग उन प्रश्नों पर अधिक समय व्यतीत करते हैं जो उन्हें अच्छी तरह से आते हैं, और उनके पास उन प्रश्नों को पूरा करने के लिए समय नहीं बचता जो उन्हें अच्छी तरह नहीं आते, और इस तरह वे बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न छोड़ देते हैं। ऐसे छोड़े हुए प्रश्नों के इधर या उधर 1-2 अंक भी अंतिम परिणामों में बहुत अंतर पैदा कर देते हैं। सच भाई, बहुत सही कहा, मैं भी इसका ध्यान रखूंगा। अशोक अपना वाक्य पूरा कर पाता उसके पहले घंटी बज गई और परीक्षा आधिकारिक रूप से आरंभ हो गई। मैं मुश्किल से आधा पेपर लिख पाई, दीप्ति रोते हुए किसी से फोन पर कह रही थी। विष्णु चारों ओर लटके हुए चेहरे देख रहा था। प्रश्न पत्र असाधारण रूप से लंबा था, जिसे अधिकांश लोग पूरा नहीं कर पाए थे। वह वास्तव में भगवान का दिया संदेश था कि तुमने एग्जाम से पहले मुझे वनडे क्रिकेट के बारे में बताया। उसके बावजूद मैं 20 अंक के प्रश्न पूरे नहीं कर पाया। फिर भी यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखकर लग रहा है कि मैंने अच्छा किया है, अशोक ने थोड़े प्रसन्न स्वर में कहा। यहाँ भी वही हाल है, मैंने किसी तरह 50 ओवरों का सामना किया और जितने रन बना सकता था बना लिए। कुछ अच्छे चौके, कुछ खूबसूरत छक्के, कुछ 1 या 2 रन यहाँ वहाँ, कुछ सच में खतरनाक एकल। कुल मिलाकर अच्छा लग रहा है, देखते हैं, विष्णु ने आशा से परिपूर्ण स्वर में कहा। विनोद और नीना पूरी तरह उदासी से भरे थे। विष्णु सांत्वना के नाम पर उनसे इतना ही कह सका कि चिंता मत करो, यह तो पहली परीक्षा थी, अभी 8 और परीक्षाएं बाकी है, ध्यान से भटकना मत। मदन इस बात से अधिक चिंतित था कि विष्णु ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे, बजाय इस बात के कि उसने खुद लगभग 40 अंकों के प्रश्न छोड़ दिए थे। तुमने सेक्शन सी के प्रश्न 43 के लिए क्या लिखा? वह विष्णु के पीछे पड़ा हुआ था। देखो मदन, मुझे जितना भी आता था मैंने हर प्रश्न के लिए लिखा है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से, बस, विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया। यूपीएससी के मुख्य परीक्षा केंद्र में वह दिन ऐसा ही था। भावनाएं इष्टतम पर थी और उनमें ऊंची उम्मीदों का ईंधन था। परीक्षा के बाकी दिन सामने आए तो हालात और भावनापूर्ण हो गए। इस दौरान अभ्यर्थियों पर बहुत सारी आशाएं, हताशाएं, भविष्यवाणियां, खुशी, निराशाएं और अप्रत्याशित चुनौतियां डाली गई। उनमें से प्रत्येक ने जिस तरह उनका सामना किया, उसने बाद के दिनों में उन्हें वह बनाया जो वे थे।
काश इन 2 हफ्तों की मेंस परीक्षा के लिए मेरे पास फास्ट फॉरवर्ड का बटन होता। अशोक ने परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हुए टिप्पणी की। सही बात है, मैं नीना से किसी और चीज के बारे में बात भी नहीं कर पाया। खैर शुक्र है, अब सब हो गया। विनोद ने राहत की सांस ली। विष्णु खुशी से गाना गाते हुए अपना सामान बाइक में रख रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था। सर, हमारे चेयरमैन आपसे बात करना चाहते हैं। सफारी सूट पहने एक अधेड़ व्यक्ति ने विष्णु से कहा। कौन है आपके चेयरमैन? वे मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? विष्णु ने हैरानी से पूछा। वे ग्लोबल आईएएस कोचिंग ट्रस्ट चलाते हैं सर। वे आपके यूपीएससी साक्षात्कार के लिए आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं और साक्षात्कार के लिए दिल्ली की आपकी यात्रा को प्रायोजित भी करना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा। अरे नहीं, माफ कीजिए, मुझे दिलचस्पी नहीं है। मैं तो यह भी नहीं जानता कि मैं अर्हता प्राप्त करूंगा या नहीं। आपने हमें ढूंढा भी कैसे? विष्णु ने पूछा। हम सब जानते हैं सर, हम हर साल यही करते हैं। उत्तर प्रदेश से सभी टॉपर्स का मार्गदर्शन हमारे चेयरमैन ही करते हैं। उधर देखिए, उन्हें भविष्य के आईएएस और आईपीएस अफसरों के साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। आप भी आकर खड़े हो जाइए। उसने विष्णु से कहा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको, आपके चेयरमैन को और ट्रस्ट को मेरी शुभकामनाएं। विष्णु दोस्तों को गर्माहट भरी मुस्कुराहटें देते, उन्हें देखकर हाथ हिलाते, संतुष्ट भाव से परीक्षा केंद्र से निकला। वह अपने प्रदर्शन से काफी खुश था, लेकिन फिर भी सफलता को लेकर पूरी तरह निश्चित नहीं था। मुख्य परीक्षाओं की समाप्ति और अगले साल की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए कक्षाओं की शुरुआत के बीच की अवधि लोहिया नगर अध्ययन क्षेत्रों के लिए कैलेंडर में सबसे सुस्त समय होता था। ऐसे कुछ ही लोग थे जिन्होंने अगले प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दी थी। जिन लोगों ने मुख्य परीक्षा दी थी, वे अभी भी परिणामों का इंतजार कर रहे थे। वे इस दुविधा का सामना कर रहे थे कि उन्हें साक्षात्कार के लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, यह मानते हुए कि वे मुख्य परीक्षा में सफल हो जाएंगे, या बुरे परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए और अगले साल के प्रीलिम्स के लिए नए सिरे से तैयारी शुरू करनी चाहिए। कुछ लोग अपने भविष्य के बारे में बड़ा फैसला लेने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो उनके परिणामों पर आधारित होने वाला था। तैयारी जारी रखना है या छोड़ देनी है, काम करना है या नौकरी छोड़नी है, शादी करनी है या नहीं। इतने सारे विचारों और आकांक्षाओं के साथ हर कोई केवल एक चीज की प्रतीक्षा कर रहा था, अपने मुख्य परीक्षा परिणाम की। क्षमा करें, आपका नंबर सफल उम्मीदवारों की सूची में मौजूद नहीं है। विष्णु ने अपना रोल नंबर टाइप किया तो स्क्रीन पर लिखा आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह पसीने से नहाया हुआ था। डैम इट, क्या हो रहा है? वह चिल्लाया। किसी ने उत्तर नहीं दिया। उसने पागलों की तरह अपना पसीना पोंछा, घुप अंधेरे में अपने बिस्तर से उठा और बत्ती जलाई। विष्णु ने अभी अभी एक बुरा सपना देखा था जो उसे बहुत वास्तविक लग रहा था। ठीक वही भावनाएं जिन्होंने 1 साल पहले उसके दिल की धड़कनें बढ़ाई थी, लौट आई थी। आत्मसंदेह, आत्मसंदेह और आत्मसंदेह। विष्णु ने दक्षिण अफ्रीका में चल रहा चैंपियंस लीग T20 देखने के लिए टेलीविजन चालू कर दिया ताकि उसका दिमाग शांत हो जाए और वह सही ढंग से सोच पाए। उस रात चेन्नई सुपर किंग्स और विक्टोरिया बुश रेंजर्स के बीच खेल चल रहा था और मैच एक सुपर ओवर पर पहुंच गया था। सीएसके, जो पूरे मैच के दौरान हावी थे, अचानक हार गए। क्रिकेट में नकारात्मकता ने विष्णु को और हतोत्साहित कर दिया। वह निरुद्देश्य सा दीवार को देखते हुए सोचता रहा और अंततः सो गया। अगले दिन विष्णु अशोक्स पैराडाइज गया। यूपीएससी के गणेश की मूर्ति सजाकर उम्मीदवारों के लिए तैयार कर दी गई थी। अधिकांश लोग भूतल में यूं ही घूम रहे थे, वास्तव में वे कुछ पढ़ भी नहीं रहे थे। कुछ लोग टेलीविजन हॉल में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल देख रहे थे। विष्णु सीढ़ियां चढ़कर अशोक पैराडाइज पहुंच गया। सामान्य अध्ययन से 3 प्रश्न, उनके पूरे ज्ञान और नाटक के बाद। अशोक वहां बैठे कुछ लोगों से बात करते हुए जोर से हंस रहा था। तुम मिस्टर यादव की सामान्य अध्ययन की भविष्यवाणी के मजे ले रहे हो ना? विष्णु ने पूछा। हाँ, उस सनकी ने कहा था कि पिछले साल 48 प्रश्न आए थे। अपने पूरे समय का उपयोग करो और करंट अफेयर्स पढ़ो। बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। और अब क्या? अशोक अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। हमेशा की तरह अनिश्चित पब्लिक सर्विस कमीशन
कोई भी यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। विष्णु बोला, इससे पहले कि तुम पूछो, विनोद और नीना फिल्म देखने गए हैं। अशोक बोला, मैंने अंदाजा लगा लिया था। तभी विष्णु का फोन बजा। शालिनी थी। बधाई हो, तुम इंटरव्यू तक पहुंच गए, उसने कहा। वह दूसरी ओर खुशी से उछल रही थी। तुम्हें पक्का पता है? विष्णु उससे बार बार पूछने लगा। मैं यकीन से कह रही हूं यार, जाओ खुद देख लो, मैं जिन्हें भी जानती हूं सबको बता रही हूं, उसने घोषणा की। अशोक, शालिनी कह रही है रिजल्ट आ गए हैं और मैं पास हो गया हूं, चलो चेक करते हैं, विष्णु ने कहा। वो शानदार खबर है विष्णु, तुम कुछ और ही हो, बहुत खास, मैं हमेशा से जानता था, अशोक ने अपने दोस्त के लिए सच्ची खुशी के साथ कहा। ओके, चलो खुद रिजल्ट्स देखते हैं, पहले अपना देखो, विष्णु बोला। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तुम देखकर बताओ, अशोक ने अपना लैपटॉप उसकी ओर खिसकाते हुए कहा। अपना नंबर दो। 17698। रुको, 17698। नंबर टाइप करने के बाद विष्णु ने एंटर का बटन दबा दिया। अशोक का दिल इतनी जोर से धड़का कि वह उसे अपने मुंह में महसूस कर रहा था। पास हो गए, वू! विष्णु ने खुशी से भाव विभोर होकर अशोक को गले लगा लिया। विष्णु से गले मिलते हुए अशोक की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ अन्य लड़के जो उनके साथ खड़े थे और अगले साल परीक्षा देने वाले थे, अशोक और विष्णु को देखकर उम्मीद से भर गए। आखिरकार मैंने खुद यूपीएससी का एक सफल परिणाम चेक कर ही लिया। अपने पिछले सभी प्रयासों को याद करते हुए विष्णु ने कहा। अरे यार, विनोद और नीना दोनों रह गए, दीप्ति भी फेल हो गई, मदन पास हो गया, अशोक ने एक के बाद एक देखते हुए कहा। अरे ऐसा? विष्णु ने हैरत से कहा। वैसे भी विनोद का परिवार चाहता है कि वह गांव वापस जाकर खेती का काम संभाले, मैं उसकी प्रतिक्रिया की कल्पना भी नहीं कर सकता। और नीना, उनके रिश्ते का क्या होगा? हे भगवान, अशोक भय और चिंता के मिश्रित स्वर में बोला। विष्णु एक विरोधाभास के मूड में था। उसके माता पिता और शालिनी उसका परिणाम देखने के बाद से 7वें आसमान पर थे, लेकिन वह इस तथ्य को पचा नहीं पा रहा था कि यह उसके कुछ अच्छे दोस्तों के लिए यात्रा का अंत था। वास्तविकता के साथ समझौता करना उसके लिए बहुत कठिन था। विनोद बहुत गमगीन था। विष्णु उससे कुछ नहीं कह पाया, बस उसने अगले कुछ घंटों तक रोने के लिए उसे अपना कंधा दे दिया। फिर अशोक शराब लेकर आया तो विनोद उठ गया। कुछ ही देर में दोनों शराब पीने लगे। मैं जानता हूं यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। मेरे लिए केवल 1 साल ऐसी विफलता का अनुभव करना अकल्पनीय रूप से कठिन था। तुम लगातार तीसरे साल इसे अनुभव कर रहे हो। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी ताकत को कभी जाने मत देना भाई। अपनी प्रतिभा को कभी मत छोड़ना। मजबूत बने रहना। कुछ दिनों के लिए ये बातें अपने दिमाग से हटा दो। एक हफ्ते बाद हम बैठकर चर्चा करते हैं कि इस बार कहां गलती हुई। विष्णु विनोद से बस इतना कह पाया। विनोद ने हल्के से सिर हिलाकर विष्णु की बात पर प्रतिक्रिया दी। विष्णु एक बार फिर मिश्रित भावनाओं के साथ अशोक पैराडाइज से निकल आया। बधाई हो विश्वनाथ, मैं जानती थी तुम सफल होंगे, श्रीमती गीता ने कहा। मैं तुम्हें कुछ बुनियादी चीजें बताऊंगी, इंटरव्यू में क्या करना और क्या नहीं करना के संदर्भ में, बस उन्हें दिमाग में रखना, उन्होंने कहा। जरूर मैम, विष्णु ने सिर हिलाया। मैंने अभी वह आवेदन पत्र देखा जो तुमने इंटरव्यू के लिए जमा किया है, उसे बहुत मूर्खता से भरा गया है। तुमने अपनी हॉबी क्रिकेट देखना लिखी है, यह कोई हॉबी है? ये सब चीजें छोड़ो, इंटरव्यू में बस वही कहना जो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम पास हो जाओगे। मिस्टर यादव ने हमेशा की तरह डींग मारी। विष्णु वहीं खड़ा रहा जब तक अशोक ने उसे खींचकर बाहर नहीं निकाल लिया। शुक्र है उसने मेरी हॉबी नहीं देखी, अशोक बोला। तुमने क्या लिखा है? विष्णु ने उत्सुकता से पूछा। म्यूजिक वीडियोस देखना और टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना। यह आदमी निश्चित रूप से मुझ पर भी हंसा होता। पिछले साल एक लड़के ने अपनी हॉबी में लिखा था सांप को वश में करना। इस यादव ने उसकी बहुत तारीफ की थी, अशोक बोला। शुक्र है मैंने बाथरूम में गाना नहीं लिखा, उसने मुस्कुराकर आगे कहा।
सीढ़ियों पर वे आई श्रीवास्तव से टकरा गए। हे अशोक, मैंने सुना मदन, तुम और तुम्हारा दोस्त इंटरव्यू के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हो। बधाई हो लड़को। असल में वह मैं ही था जिसने इंटरव्यू के लिए सबसे पहली स्कोरिंग की तैयारी की थी और यूपीएससी को उसके बारे में लिखा था। उन्होंने अपनी मैं की धुन शुरू कर दी। यूपीएससी ने क्या जवाब दिया सर? विष्णु ने मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा। मैं अभी भी उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, आई श्रीवास्तव ने बेशर्मी से कहा। ओह धन्यवाद सर। यह उनका विनम्र तरीका था यह कहने का कि यूपीएससी ने मेरे पत्र पर ध्यान ही नहीं दिया, अशोक ने कहा और दोनों हंसते हुए ग्रेट माइंड से बाहर निकल आए।